प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप। अडोप्ट 47 एप्लीकेशन पर आपका स्वागत है। मनीषा, रोहित, अमन तिवारी, विजय, अमन, सिमरन, सुजीत, समीक्षा, वैष्णवी, अमरिंदर सिंह, रोहित कुमार, ब्रजेश पाठक, नितेश चौहान, राज जिंगरा। चलिए, तो प्यारे साथियों, कल हमने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सामान्य जानकारी आपको दी थी। कल आपको प्रियंका भारत की सामान्य जानकारी दी गई थी और उससे आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी। फिर कल आपने बहुत सारा एक टेस्ट पेपर लगाया था जो कि 2022-23 में जो क्वेश्चन आए थे वो आपने कराए थे, है ना। तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे आज ये आपकी 11वीं क्लास है और इस 11वीं क्लास में बच्चों आज की क्लास का टॉपिक रहेगा योजना आयोग। बच्चों अगर मैं इस क्लास की बात करता हूं गुरुवचन, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि क्लास का टॉपिक क्या रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि गुरुजी टॉपिक आज क्या कराने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज क्लास का टॉपिक रहेगा बच्चों पंचवर्षीय योजनाएं। एक बार रिफ्रेश कर लो बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजनाएं। क्लास का टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। बच्चों आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो पंचवर्षीय योजना रहेगा। दोस्तों आपको मैं इतना कह सकता हूं कि आपके पेपर में आज की क्लास से 1 नंबर जरूर आएगा, 1 नंबर जरूर आएगा। ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपकी क्लास में नहीं, ये तो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया, बेशक पढ़ाया, लेकिन ये बेटा स्टैटिक का टॉपिक है। अगर आप इसका पेज नंबर जानना चाहते हो तो भाई स्टार्टिंग में इंडेक्स देख लो ना, इंडेक्स में क्या दिया हुआ है, बात खत्म। अब तुम फर्क देखना, आप लोगों ने वहां भी पढ़ा और यहां भी पढ़ा है, थोड़ा सा फर्क देख लेना। अगर आपको लगे कि हाँ दोनों में फर्क है तो बच्चों मेरी याद कर लेना, नहीं तो जो सर ने पढ़ाया फिर वो याद कर लेना। सिंपल सा लॉजिक है। चलिए, अगर सिंपल लॉजिक है गुरुजी तो इसको एक बार समझाइएगा जरूर, एक बार समझाइएगा जरूर। बच्चों एक बात बताओ, क्या बिना किसी प्लानिंग के कोई भी काम सक्सेस हो सकता है? आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिना प्लानिंग के कोई काम सक्सेस हो सकता है? बोलो यस या नो। अगर आप कोई एग्जाम पास करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको प्लान बनाने पड़ेंगे कि मुझे इतने घंटे मैथ पढ़ना है, इतने घंटे मुझे जीएस पढ़नी है, इतने घंटे मुझे पॉलिटी पढ़नी है, इतने घंटे मुझे हिस्ट्री को देना है, इतना घंटे मुझे इकोनॉमिक्स को देना है। आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर आपको अपना फैमिली चलानी है तो फैमिली चलाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा मनीषा? अगर आपको अपने परिवार चलाना है, अपने भाई बहन मम्मी पापा इन सबको साथ लेके चलना, तो आपको प्लान, जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूं भाई आपके पास 1000 रुपए हैं और आपको पूरे महीने का राशन लेकर आना है, तो आप एक प्लान बनाओगे, मैं थोड़े से रुपए का मिर्च लूंगी, थोड़े से सब्जी, फिर आलू, फिर कुछ और। यानी कि आपने क्या किया, आपने प्लान किया। जब एक घर चलाने के प्लान चाहिए तो क्या एक गांव चलाने के लिए प्लान चाहिए, तो गांव का प्लान करता है प्रधान। तो बच्चों देश को चलाने के लिए भी तो प्लान चाहिए। आप तो बताइएगा बच्चों, ऐसा कोई काम नहीं जो बिना प्लान के सक्सेस हुआ हो। आपकी लाइफ का आप ध्यान रखना, आपकी लाइफ का एक भी एग्जांपल आप मुझे ऐसा बता दीजिएगा जो बिना प्लान के सक्सेस हो गया हो। आपने प्लान जरूर किया होगा। ये बात सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है? आप बताइएगा कि बिना प्लान के कोई काम सक्सेस हो। तो बच्चों आपका जवाब आएगा सर 100%। 100% ये बात बिल्कुल सही है कि प्लान की आवश्यकता पड़ेगी। आप घर से कोचिंग जाते हो तो भी एक प्लान बनाते हो कि आज 2 घंटे में से 1.5 घंटे कोचिंग में जाना है, इसके बाद मुझे 10 मिनट आने में लगेंगी, 10 मिनट जाने में लगेंगी, बची मेरे पास 10 मिनट, उसमें मुझे पानी पूरी खानी है। यानी कि आप घर से निकलने के बाद एक माइंड में अपनी प्लानिंग सेट कर लेते हो कि ये प्लानिंग मुझे इस तरीके से चलना है। यानी कि जब आपने प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत आप लोग चलोगे तो बच्चों हमेशा सक्सेस हो जाओगे, हमेशा के लिए सक्सेस हो जाओगे। तो देश को चलाने के लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए। अब आप देखना मेरे पढ़ाने का तरीका कितना अलग होता है, मैं कितने डिफरेंट तरीके से पढ़ाता हूं। ये देखो दोस्तों, हमारे देश में प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले आपको 2 चीज पढ़ाना चाहूंगा। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सीबी, यानी कि इसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सीबी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे बोलते हैं एनसीबी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बच्चों ध्यान से सुनो, एक ऐसी बॉडी होती है जिसे संवैधानिक, हिंदी में बोलते हैं इसे संवैधानिक निकाय, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं भैया इसे इंग्लिश में। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां बस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। बात क्लियर हो गया? हिंदी में क्या बोलते हैं? अब हिंदी में समझ लीजिएगा बच्चों, आपको मैं बता दूं, इसे बोलते हैं संवैधानिक निकाय। इसे हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक निकाय, और इसको बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय। इसको बोलते हैं भैया गैर संवैधानिक निकाय। पहले आप इन दोनों में मतलब समझिएगा, इन दोनों में मतलब क्या होता है बच्चों। ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और क्या है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मैं आपको समझाता हूं। बच्चों आपको बता दूं, जिसका वर्णन किसी आर्टिकल में किया गया हो वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, और जो आर्टिकल में मेंशन में ना हो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। बात समझ में आ गया? मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था अगर आर्टिकल में मेंशन की गई है, आर्टिकल में, शेड्यूल में, अमेंडमेंट में, पार्ट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे कहीं भी रखा गया है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाएगा, संवैधानिक निकाय बोला जाएगा। और बच्चों जो इस पार्ट में नहीं है उसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाएगा। बोलो बच्चों समझ में बात आई या नहीं आई? संस्कृति, पहले मुझे बस इतना बता दो कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए या नहीं आए। और ये किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे, ध्यान रखना, चाहे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो ये टॉपिक या कहीं भी पढ़ा हो, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे क्योंकि कोई पढ़ाता ही नहीं है ना। अब देखो बच्चों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बच्चों, और वो सवाल होगा कि बताइए इलेक्शन कमीशन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल? बस ये जवाब देना है आपने। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल? तो आपका जवाब आएगा सर इलेक्शन कमीशन तो आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक है, इसका मतलब ये तो गुरुजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन बच्चों आपसे मैं कहना चाहता हूं, योजना आयोग इसे बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। अब जरा ये बताओ कि क्या प्लानिंग कमीशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? अनामिका, जेबा, जरा जवाब दो, ये कैसी बॉडी है? तो बच्चों आप लोगों ने जवाब दिया सर ये है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसलिए क्योंकि इसकी चर्चा किसी भी आर्टिकल में नहीं की गई है, इसकी चर्चा किसी भी आर्टिकल में नहीं की गई है। अब जरा एक सवाल का जवाब दो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस डेट को अप्लाई हुआ? आपसे अब पूछना चाहूंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस डेट को अप्लाई हुआ? भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? आपका जवाब क्या आएगा? तो दोस्तों आप लोगों का जवाब आएगा सर ये हुआ 26 जनवरी 1950। मैं कहूंगा वेल डन बच्चों, यू आर सो वेरी इंटेलिजेंट। चलो ठीक है, लेकिन अभी आपके सामने मैंने एक पॉइंट बताया था दोस्तों, और वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट था बच्चों आपका योजना आयोग, यानी कि प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग कब बना है? योजना आयोग कब बना है जरा इतना बताइएगा मुझे दोस्तों। अगर मैं आपसे प्लानिंग कमीशन की बात करता हूं तो प्लानिंग कमीशन कब बना है बच्चों? प्लानिंग कमीशन बना आपका 15 मार्च 1950 को। ये कब बना सर? ये बना 15 मार्च 1950 को। जो क्या करता है? जो देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है। अब सवाल आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं कौन बनाता है? योजना आयोग बनाता है। बात क्लियर हुई या ना हुई? अब पहला पॉइंट आपको आज ये पता पड़ा है कि हमारे देश के लिए पंचवर्षीय योजना बनाता कौन है। तो दोस्तों हमारे देश के लिए जो पंचवर्षीय योजना बनाता है वो योजना आयोग बना। क्लियर होगी बात? अब दोस्तों एक बात मुझे बताना, मैं किसी एक बच्चे का नाम लेना चाहता हूं जो क्लास में बुरा ना माने। किसका नाम लूं? विक्रम का नाम लूं, शुभम का नाम लूं, साहिल का, मनीषा का, किसका नाम लिखूं? तो बच्चों मैंने नाम लिख लिया रोहित शर्मा का। नहीं रोहित शर्मा नहीं, ये तो लड़ना चाहेंगे फिर क्लास में। मैंने नाम लिख लिया जेबा का। बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने जेबा का नाम लिख लिया। बच्चों ध्यान से सुनना पहले 1 मिनट। ये मेरी छोटी गुड़िया है,
हम दोनों भाई बहन की बहुत आपस में लड़ाई होती है घर पे। अब जरा सुनना एक मिनट बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। बच्चों ध्यान से सुनो, अब मैं और मेरी छोटी बहन जेबा है, आपने देखा होगा कि भाई और बहन की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है घर में। मेरी और जेबा की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, लेकिन एक दिन दोनों भाई बहन बोलते हैं कि यार एक बात सुनो, सब हम दोनों भाई बहन डेली कोचिंग जाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, तो हमको पैदल जाना पड़ता है। तो जेबा से मैंने कहा, जेबा एक काम कर, मम्मी से बात कर, स्कूटी लेके आएंगे। सब लड़के लड़की स्कूटी पे आते हैं, सब भाई बहन स्कूटी पे आते हैं, हम भी स्कूटी खरीदेंगे। तो दोस्तों हुआ क्या, मैं और पवन जेबा और पवन, इन दोनों भाई बहन ने मिलकर मम्मी से कहा, किससे कहा बच्चों, मम्मी से कहा कि मम्मी जी आप हमें स्कूटी दिला दो। क्योंकि जब भी कभी पैसे की बात आती है, बच्चों ध्यान रखना, रोहित बाबू, अरे रोहित शर्मा आपका नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आपका नाम लिखकर मैं यहां स्कूटी पे बेइज्जती थोड़ी ना करता, आप तो फॉर्च्यूनर मांगोगे। अब रोहित शर्मा कहते हैं गुरुजी आपने मेरा नाम नहीं लिखा। अबे रोहित शर्मा स्कूटी मांगेगा क्या, रोहित शर्मा तो वो गाड़ी मांगेगा बड़ी वाली जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। अब हम और जेबा तो बड़े छोटे गरीब लोग हैं, हम तो स्कूटी पे काम चलाएंगे, इसलिए हमने रोहित शर्मा का नाम नहीं लिखा था। हमको लगता था कि आप बुरा मान जाओगे, तो इसलिए हमने नहीं लिखा। अब देखो बाबू, ये जेबा और पवन, आप जब भी घर में कभी पैसे की बात आती है, आप मम्मी से डायरेक्ट बात करते हो, पापा से बात नहीं करते। बोलो सच्चे बात गलत है, आप बताइए बात सही है गलत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब हम दोनों भाई बहन ने ताल लगाई कि मम्मी से बात करते हैं स्कूटी की। हमने मम्मी से बात की क्योंकि पापा से हम नहीं बोल सकते डायरेक्ट। अब मम्मी ने किससे कहा, मम्मी ने बच्चों के पापा से कहा, मम्मी ने कहा बच्चों के पापा से। अब बच्चे भी तैयार है, जेबा खुश, पवन खुश, भैया मम्मी खुश, पापा खुश, सारे स्कूटी लेने जा रहे हैं, सारे के सारे स्कूटी लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एनडीसी, जिसका नाम है एनडीसी, इसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। बच्चों ध्यान देना इस बात पर। अब हम सारे के सारे बच्चे, मैं पवन खुश, जेबा खुश, मम्मी खुश, पापा खुश, हम स्कूटी लेने के लिए चल दिए। लेकिन जैसे ही घर से निकले तो दोस्तों हमें दादाजी ने रोक लिया। दादाजी बोले नहीं पवन अभी स्कूटी लेने मत जाओ, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों अब मैं, जेबा, मम्मी और पापा का जो प्लान था वो प्लान फेल हो गया। उस प्लान को किसने गलत कर दिया, उस प्लान को एनडीसी ने गलत कर दिया। ये एनडीसी क्या है, अब सुनो। एनडीसी की स्थापना हुई 6 अगस्त 1952 को। यह भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये भी क्या है बच्चों, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान देना, ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब दोस्तों एक बात बताओ, पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाता है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, देखना मैंने एग्जांपल कितना अच्छा दिया है। जेबा मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। अब मैं और जेबा दोनों ने जो योजना बनाई थी, वो योजना बनाई पंचवर्षीय योजना ने, लेकिन उसको फेल किसने कर दिया, फेल किसने कर दिया बच्चों, एनडीसी ने। फेल किसने कर दिया, एनडीसी ने। सवाल यही पूछा जाता है कि बताइएगा पंचवर्षीय योजनाओं पर फाइनल डिसीजन किसका आता है। सवाल क्या आता है पेपर में सब। अब मुझे बताओ ये किसी ने पढ़ाया हो तो तुम्हें जरा कि गुरुजी हमने ये पढ़ लिया, ये चीज पढ़ाई थी क्या तुम्हें, अरे असली चीज तो यही है पढ़ानी, आपने पढ़ ली थी ये चीज, नहीं पढ़ी ना। इसलिए मैं कहता हूं हर टीचर का अपना अपना अलग तरीका होता है पढ़ाने का। अब देखो दोस्तों, आपके पेपर में 3 सवाल आएंगे। पहला सवाल क्या आएगा, वैष्णवी तुम तो बोल रही थी पढ़ लिया भैया हमने ये। सवाल नंबर फर्स्ट कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है, पहला सवाल तो ये आएगा। आपका जवाब क्या आएगा, मनीषा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है। तो दोस्तों आप कहोगे सर हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजना बनाते हैं वो बनाते हैं योजना आयोग। वो कौन बनाते हैं, योजना आयोग। लेकिन आपसे कहेगा पंचवर्षीय योजना को फाइनल डिक्लेरेशन कौन देता है। अब सवाल आएगा कि योजना आयोग को जो बनाई हुई पंचवर्षीय योजना है उन्हें फाइनल डिक्लेरेशन कौन देता है। तो बच्चों फाइनल स्टेटमेंट देता है एनडीसी। कौन देता है, एनडीसी। अब इन दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों के अध्यक्ष, चेयरमैन की बात करता हूं, इन दोनों के चेयरमैन की बात करते हैं, तो बच्चों इन दोनों के चेयरमैन यहां भी पीएम होते हैं और यहां भी पीएम। अब पीएम मतलब पवन मुरल मत समझ लेना, अब पीएम का मतलब पवन मुरल मत समझ लेना। तो बच्चों इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन
अगर यह मेंबर के बारे में आपसे पूछे कि मेंबर कौन होते हैं, तो बच्चों ऑल स्टेट सीएम, ऑल स्टेट सीएम, भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पे मेंबर होते हैं। यूनियन टेरिटरी के भी जो सीएम होते हैं वो भी मेंबर होते हैं। तो यहां पे जो मेंबर होते हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सीएम होते हैं, और सीएम जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, और यूनियन टेरिटरी के भी सीएम होते हैं। अब सर योजना आयोग आज तक अगर बात की जाए, ये बना 1950 में, लेकिन इसे 2015 में खत्म कर दिया गया। इसे 2015 में भारत के संविधान से खत्म कर दिया गया। और दोस्तों जब 2015 में इसे खत्म किया गया तो इसके स्थान पर एक नया कमीशन बना जिसका नाम था नीति आयोग। जिसका नाम क्या था बच्चों? नीति आयोग। और नीति आयोग का अध्यक्ष भी हमेशा पीएम होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष भी हमेशा पीएम होते हैं। अब दोस्तों आपसे 3 सवाल पूछना चाहूंगा बस। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी आपने उन टीचर के जितना नहीं पढ़ाया जितना उन टीचर ने पढ़ाया, उन्होंने तो योजना आयोग में बहुत ज्यादा लिखवाया है, आपने 5 लाइन पढ़ा के कह दिया खत्म हो गया। सर एनडीसी में उन्होंने तो प्रधानमंत्री भी लिखवाए, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपसे सवाल पूछ रहा हूं पहले, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरे गधो, जो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे, सिंपल। अब अगर तुम्हें यह भी नहीं पता कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, फिर तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तो आपके पेपर में सवाल आएगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब इनको मैं लिखवाऊंगा थोड़ी आपको, अब सवाल पूछेगा बताइए योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। अब यह सवाल क्या पढ़ाने वाला योग्य है? आप खुद बताओ। आपसे सवाल पूछेगा योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, क्या यह सवाल पढ़ाने लायक है? अरे सबको पता है कि पहली अध्यक्ष इंदिरा गांधी, क्योंकि वही भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। होगी बात बन गई। इसके बाद अगर आपसे सवाल पूछे बताओ योजना आयोग में अंतिम अध्यक्ष कौन थे, बताओ भैया योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? आप बताओ। तो सर सबसे लास्ट अध्यक्ष की बात कर रहा है तो 2015 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सर नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी थे। अरे मनमोहन सिंह क्या, जो मनमोहन सिंह 15 में प्रधानमंत्री थे क्या? पगला गए हो का? है पगला गए हो? मोदी जी थे, 14 में मोदी जी आए हैं। अब कौन आएगा इस बार पता नहीं। अब दोस्तों सवाल पेपर में पूछेगा एग्जामिनर आपसे, बताओ नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सवाल आएगा पेपर में नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बताओ भैया कौन थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अरे यार गधो, तुम अब नेहरू जी क्यों दे रहे हो? मोदी जी थे। अब चलो एक सवाल थोड़ा सा मैं आपसे अटपटा पूछ रहा हूं, बस ये देख रहा हूं कि तुम्हारा आप क्लास में फिजिकली प्रेजेंट हो या मेंटली प्रेजेंट हो। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ मेरे प्यारे साथियों, आपको एक सवाल का जवाब देना है और सवाल थोड़ा अटपटा है। आपको बताना है कि नीति आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? नीति आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? थोड़ा अटपटा सवाल है, सवाल को पकड़ने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया। अरे कोई आज तक नीति आयोग की अध्यक्ष बनेगी कहां से जब कोई महिला प्रधानमंत्री बनी नहीं है 2014 के बाद में, क्योंकि 14 के बाद तो मोदी जी बैठे हैं वहां पे। 14 से लेके 19 तक, 19 से लेके 24 तक मोदी जी बैठे हैं। अब इस बार कौन बैठेगा ये एक समय बताएगा, क्योंकि योजना आयोग में सिर्फ एक अध्यक्ष बनी थी। इसका मतलब अब आप खुद बताओ, जो इसके अध्यक्ष होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। क्या इनको मैं लिखवाऊं आपको? सच बताओ। रोहित शर्मा जी आपसे ही पूछ रहा हूं, आप रोहित शर्मा और जेबा, रंजन, परवीन, क्या अब आपको ये मैं पॉइंट लिखवाऊं? बेटा मैं वो टीचर नहीं हूं कि मैं आपसे कहूं आप अपने पेज भर लो जबरदस्ती। यार आप बहुत सिंसियर बच्चे बनो, समझ रहे हो ना? आप बहुत सिंसियर बच्चे बनो, ऐसे बच्चे बनो दूसरों से थोड़े से अपने आप को कंपेयर मत किया करो। यार उसकी किताब में तो गुरुजी बहुत ज्यादा नोट्स बन रहे हैं, कोई फायदा नहीं उन नोट्स का। उन नोट्स का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो उन्हें वो याद करेगा और ना वो कभी कुछ करेगा। एडवांस बनो थोड़े से। अब आ जाओ मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों अब हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनेंगी। हमारे देश में बच्चों 1951 से लेकर और 2017 तक सिर्फ हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन पाई हैं। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन पाई हैं। 12 पंचवर्षीय योजना। मैं एक साथ
12 पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड लिखूंगा। बस 1 सेकंड का समय, 1 मिनट का समय देना, 1 मिनट भी नहीं, कम में आ जाऊंगा। चलो भैया, लो जी आ गए। अब अगर आपसे कह रहा 12 पंचवर्षीय योजना चली है दोस्तों, अगर मैं 12 पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो 12 की 12 पहले एक बार मैं आपको बता दूं, है ना, पहले 12 की 12 मैं आपको एक बार बता दूं। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना बनी 1951 से लेकर 1956 तक। पहले सबका टाइम पीरियड लिखूंगा 12 की 12 का, पहले 12 की 12 का आपको टाइम पीरियड लिखूंगा, फिर आपको यह बताऊंगा इनमें से कौन कौन सी इंपोर्टेंट है और कौन सी इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं पंचवर्षीय योजना आपको कभी भी सारी नहीं पढ़ाता, जो पेपर में जरूरी है सिर्फ वही आपको पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों आपसे पूछेगा पहली पंचवर्षीय योजना कब, तो 1951 से लेकर 56 तक। अगर मैं दूसरी की बात करता हूं तो 1956 से लेकर 1961 तक, 1956 से लेकर 1961 तक। अगर मैं तीसरी की बात करता हूं तो तीसरी 1961 से लेकर 1966 तक। माइंड कैपेसिटी ऐसी हो बच्चों, देखिए मैं आपको अपने बारे में आज थोड़ा सा बताता हूं। मेरा बैकग्राउंड साइंस रहा है, मैंने टोटली पढ़ाई अपनी साइंस से की है, चाहे वो 12th पीसीएम से हो, चाहे फिर वो आपका बीएससी हो, जो भी मैंने पढ़ाई की है मैंने सिर्फ आपकी बायो से की है, मतलब साइंस साइड से की है। दोस्तों ये चीज मेरे लिए याद करना बड़ा टफ था, बड़ा मुश्किल था। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा टफ था मेरे लिए कि मैं इन्हें कैसे याद कर पाऊंगा। आज मुझे बायो तो याद है या नहीं है, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऐसे याद हो गई जैसे लाइफ में कभी भूलूंगा ही नहीं, लाइफ में कभी भूलूंगा ही नहीं बच्चों। तो इसलिए थोड़ा सा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इन्हें पढ़ो। सर जी 12वीं के बाद आपने क्या पढ़ा है? मैंने बीएससी बायो से किया है। अगला देखिए दोस्तों, आपको बता दूं इस दौरान क्या हुआ। इस दौरान जब भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो हमारे देश पर 2 बड़े अटैक हो जाते हैं, और अगर 2 बड़े अटैक हो जाते हैं तो आप जानते हो कि 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक किया था, 1962 में चाइना ने अटैक किया था, और 1965 में बच्चों आप जानते हैं पाकिस्तान ने अटैक किया था। किसने? पाकिस्तान ने। तो भारत की जो स्थिति थी वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई, भारत की जो स्थिति थी वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई। और बच्चों मैं आपको बता दूं, भारत में आने वाले 3 साल तक, यानी कि 1966 से लेकर, मैं इसे रेड पेन से लिखूंगा बच्चों, 1966 से लेकर, क्योंकि खतरा है, 1966 से लेकर 1969 तक हमारे भारत में कोई योजना नहीं बन पाई। बच्चों ये सवाल आपके एमटीएस की परीक्षा में आया था कि बताइएगा हमारे भारत में पहली बार योजना अवकाश कब रहा, प्लानिंग हॉलिडे कब रहा। तो बच्चों पहली बार भारत में अगर आपसे पूछे प्लानिंग हॉलिडे कब रहा, योजना अवकाश भारत में पहली बार कब रहा, तो बच्चों योजना अवकाश की अगर मैं बात करूं तो पहली बार वो 3 साल के लिए रहा, जब भारत ने एक साल के लिए पंचवर्षीय योजना चलाई, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, 66 से 67, 68, 69, 3 साल के लिए। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आई, और चौथी पंचवर्षीय योजना बच्चों 1969 से लेकर 1974 तक चली, 1969 से लेकर और 1974 तक चली। 4 हो गई, 5वीं पर आ जाओ। पहले 12 आपको टाइम बताऊंगा बेटा, अगर इसके बाद में आपको 5वीं पर लेकर आता हूं तो 5वीं कब चली है बच्चों? 5वीं चली है 1974 से लेकर 1978 तक। भारत में पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना जो सिर्फ 4 साल चली हो, भारत में पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना बच्चों जो सिर्फ 4 साल चली हो, वो थी 74 से लेकर 78 तक। यहीं पर क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, और इस समय जो 1978 था, 1978 में सरकार गिर जाती है। और दोस्तों हमारे भारत में फिर से 1978 से लेकर और 1980 तक बच्चों दूसरी बार प्लानिंग हॉलिडे आ जाता है, यानी कि भारत में 2 बार प्लानिंग हॉलिडे आ गया। कब से कब तक बच्चों? 1978 से लेकर 1980 तक। इसके बाद बच्चों छठवीं पंचवर्षीय योजना अगर मैं बात करूं तो वो 1980 से लेकर 1985 तक, 1980 से लेकर 1985 तक। और दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करूं तो 1985 से लेकर 1990 तक। लेकिन बच्चों फिर से हमारे देश की हालत खराब हो जाएगी, और दोस्तों 1990 से लेकर 1992 तक हमारे भारत में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई। इसे भी रेड से लिखूंगा। 1990 से लेकर 1992 तक
हमारे भारत में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई। बात क्लियर होगी। इसके बाद दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना कब बनी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक हमारे देश में 8 पंचवर्षीय योजना रही। कितनी? 8 पंचवर्षीय योजना। इसके बाद 9वीं की अगर मैं बात करता हूं, 9, 10, 11 और 12 बच्चों सब कुछ बता देंगे आपको, परेशान मत होना। तो ये जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी ये चली थी बच्चों आपकी 1997 से लेकर और 2002 तक। 2002 तक ये चली थी बच्चों 10वीं 2002 से लेकर 2007 तक, और 11वीं चली थी 2007 से लेकर 2012 तक, और बच्चों 12वीं चली थी 2012 से लेकर 2017 तक। बच्चों पहले तो देखो टाइम पीरियड सबका पता होना चाहिए। एक सवाल तो आप टाइम पीरियड से निकाल सकते हो। कितनी प्यारा लग रहा मुझे आज ये लिखा हुआ, सीरियसली बच्चों कितना प्यारा लग रहा है ये। आप एक बार देखो, आपके पेपर में सवाल आएगा कि भैया 2017 के बाद भारत में क्या हुआ है, हमारे भारत में कितनी बार योजना अवकाश हुआ है। पिछली बार CHSL का पेपर था और उसमें यह सवाल पूछा गया था कि देखिए आपके पेपर में जो सवाल आते हैं वो कहां से आते हैं, मैं बताता हूं। आपके पेपर में जो सवाल आते हैं वो कहां से आते हैं, ये देखो जेबा, आपके पेपर में पहली पंचवर्षीय योजना आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, पांचवी आती है, छठी आती है, और उसके बाद कुछ नहीं पूछा जाता। आपके पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये पूछा जाता है। दोस्तों पहला सवाल अगर मैं आपसे ये पूछूं, पहला रोलिंग पॉलिसी कब आई थी? 1978 से लेकर 1980 तक। सब बताऊंगा, जरा रुक तो लो, है ना। सर जी कुछ टॉपिक इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जी के सेम है। हाँ बिल्कुल सेम है बाबू। ईमानदारी से बताओ कि जो तुम कह रहे हो गुरुजी हमने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा था, क्या इतना डीपली और ये पढ़ा था सारी चीज अपने? अगर पढ़ा था तो मत पढ़ो बेटा ये वाली क्लास, आप घर चले जाओ, कल पढ़ लेना। अगर आपने पढ़ ली है सारी चीजें तो आप मत पढ़ो ना, जिसने नहीं पढ़ी वो पढ़ लेगा। तो अब सवाल ये आता है कि हमारे भारत में कितने साल के लिए 5 ईयर प्लानिंग नहीं रही। दोस्तों हमारे भारत में कितने साल के लिए योजना अवकाश रहा? एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, हमारे भारत में पहला योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो दोस्तों भारत में जो पहला योजना अवकाश रहा वो 3 साल के लिए, 3 और 2 5 और 2 7, टोटल भारत में 7 साल के लिए योजना अवकाश रहा। कितने साल के लिए? भारत में 7 साल के लिए क्या रहा है बच्चों? योजना अवकाश रहा है। पता है मैंने ये टाइम पीरियड क्यों लिखा है? पेपर में कई बार तो एक सवाल आपके पेपर में डायरेक्ट ऐसे रखा मिल जाएगा कि बताइए 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही। एक सवाल तो पेपर में ऐसा ही आ जाएगा कि बताइएगा भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, भारत में 8वीं पंचवर्षीय। इसे आप भी लिख के देखना एक बार, और जब आप इसे खुद लिखना शुरू कर दोगे बच्चों जीएस तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग 47 में आजाद हुए थे। आप जानते हो कि हम लोग 1947 में आजाद हुए, तो हमारे पास में इतने अच्छे रिसोर्स नहीं थे, हमारे पास में इतने अच्छे रिसोर्स नहीं थे। तो दोस्तों हमने क्या किया, जब पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, अगर मैं फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग की बात करूं तो दोस्तों ये 1951 से लेके 1956 तक रही। आप जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। आप जानते होंगे दोस्तों भारत को क्या कहा जाता है? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। और बच्चों हम भारतवासी अपनी धरती मां से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम भारतवासी अपनी जो धरती है इसको अपनी मां से भी ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों हमारे पास कोई अच्छा रिसोर्स उस समय नहीं था, हम गुलाम थे, आजाद हुए। हमारे पास ना तो अच्छे उद्योग करने के लिए मशीनरी थी ना कुछ थी। तो हमने क्या सोचा, एक काम करते हैं, कम से कम धरती तो हमारी है, हमारी जमीन तो हमारी मां है ना। तो दोस्तों हमने क्या किया, पहली पंचवर्षीय योजना में टारगेट बनाया। पहली पंचवर्षीय योजना में टारगेट बनाया। क्या टारगेट बनाया? कि हमें अचीव करना है, कृषि को डेवलप करना है। हमें किसको डेवलप करना है? कृषि को डेवलप करना है। और हमने कृषि को डेवलप किया भी, हमने कृषि को डेवलप किया भी बच्चों। देखो जरा, अब मैं आपको कुछ पीपीटी दिखाऊंगा, जरा 1 मिनट देखना, आपको थोड़ी सी पीपीटी दिखाऊंगा। ये देखो जरा, ये देखना बच्चों जरा, हम कुछ आपको पीपीटी दिखाएंगे और कहोगे गुरुजी ये तो बड़ा अच्छा समझ में आया आज टॉपिक, 6 पंचवर्षीय योजना पढ़ानी है, जल्दी बढ़ा दो। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में पेश किया। जब प्रधानमंत्री वो थे तो वही तो करेंगे, आप और हम थोड़ी ना करेंगे।
यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान दिया गया, मतलब कृषि को डेवलप करना, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे सिचुएशन कुछ भी रहे, आपको डेवलप क्या करना है? आपको कृषि को डेवलप करना है। और बच्चों, हम लोग यहाँ पे सक्सेस हुए या अनसक्सेस हुए, आप ये बताओ। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भारत क्या हुआ था? भारत सक्सेस हुआ था या अनसक्सेस हुआ था? तो बच्चों, यहाँ पे भारत पूरी तरीके से सक्सेस हो गया था। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, हमें क्या करना था? हमारा टारगेट था कि हमें 2.1 टारगेट पूरा करना है। लेकिन दोस्तों, हम टारगेट कितना पूरा कर गए थे? 3.6। यानी कि बच्चों, हमें दौड़ना तो था 21 किलोमीटर, लेकिन हमने दौड़ कितनी लगा दी? हमने दौड़ लगा दी 36 किलोमीटर की। तो बच्चों यार, ये कहेंगे यार ये लड़का बड़ा पावरफुल है ना, ये लड़का बड़ा पावरफुल है। हमने अपना जो टारगेट था वो 2.1 है, और अचीव क्या किया है? अचीव किया 3.6। तो यार, अब तो सिंपल सी बात है कि यार हम लोगों ने अचीव कर लिया, हम लोग तो सक्सेस हो गए। तो बच्चों, सक्सेस हुए ना हुए? भाई टारगेट क्यों कम अच्छा, टारगेट कम क्यों रखा गया? टारगेट इसलिए कम रखा गया था कि अच्छे रिसोर्स नहीं थे हमारे पास में, हमारे अच्छे रिसोर्स नहीं थे हमारे पास उस समय। अगला देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब जब तुम्हारे पास कृषि अच्छी होगी तो अब आप क्या करोगे? अब इंडस्ट्री को डेवलप करोगे, अब उद्योग को डेवलप करोगे। बच्चों, मेरा भारत महान था, है और रहेगा, है ना। हमारा भारत देश महान था, महान है और महान रहेगा। याद रखना दोस्तों, अगर मैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो दोस्तों, ये 1956 से लेकर 61 तक रही। लेकिन हमारा टारगेट क्या था? टारगेट था इंडस्ट्री को डेवलप करना। भाई अगर कृषि अच्छी है, अगर हमारी खेती अच्छी हो रही है, तो अब हमें क्या करना है? अब इंडस्ट्री लगाओ। अब क्या करो बच्चों? इंडस्ट्री लगाओ, अब उद्योग लगाओ। तो दोस्तों, इसे पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योग और खनिज को प्राथमिकता दी गई थी। बच्चों, यहां भी हम लोग सक्सेस रहे। एक बात आज आपसे कहना चाहूंगा, मेरी बात सही हो तो मुझे बताना जरूर, मेरी बात सही हो तो मुझे बताना जरूर। मैं एक बच्चे का नाम लूंगा क्लास में, जिनका नाम अभी है रोहित शर्मा, आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं। मैं उस भारतीय खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं जो खेलते हैं, मैं इन रोहित शर्मा की बात कर रहा हूं जो हमारी क्लास में पढ़ रहे हैं। आज अगर भारतीय टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा आप में से किसी से भी आके ये बोले कि यार मुझे 10,000 रुपए दे दो, तो मैं गारंटी की बात है आप खुद बिक सकते हो, लेकिन उसको 10,000 रुपए ला के दोगे। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे यार हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी हमसे 10,000 रुपए अगर मांग रहा है तो हमें 10,000 रुपए अपनी इज्जत के लिए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे ही गांव का कोई गरीब व्यक्ति आकर, कोई गरीब व्यक्ति है वो तुमसे आकर ये कहने लगे, मान लो मैं ही तुमसे आके कहने लगूं कि यार मुझे आपसे 10,000 रुपए की मदद की जरूरत है, तो गारंटी की बात है आप में से एक दो बच्चा तैयार हो सकता है, बाकी एक भी बच्चा तैयार नहीं होगा। आप उस व्यक्ति के लिए तैयार हो गए जिसको आप जानते नहीं, लेकिन आपको पता है कि ये बहुत करोड़पति अरबपति है, ये आपको पैसे वापस कर देगा और ये 10,000 के आपको 10 लाख दे देगा। तो आपने उसको तो पैसे दिए, लेकिन अपने भाई पवन मोरल को आपने मना कर दिया। आपने अपने भाई पवन मोरल को मना कर दिया, लेकिन आपने रोहित शर्मा के लिए कर दिया। क्यों? आपको पता है रोहित शर्मा करोड़पति है, अरबपति है, वो आपको पैसे रिटर्न कर देगा। लेकिन यार पवन भैया का क्या है, ये तो बड़े परेशान चल रहे हैं आजकल, इन पे तो वैसे ही पैसा नहीं है, ये तुम्हारा पैसा कहां से वापस देंगे। तो बच्चों, आपने, ये मेरी बात बिल्कुल सही है, आप बताओ सच में ऐसा होता या नहीं होता? बोलो सच में ऐसा होता है नहीं होता? पूनम कसना, ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया मेरी छोटी बहन, आप ये बताओ कि ऐसा होता है या नहीं होता कि जिसके पास पैसा होता है आप उसे पैसा देने की कोशिश करते हो, और जिसके पास पैसा नहीं होता, जो गरीब होता है, आप उसे पैसा नहीं देते हो। अब मैं ऐसा एग्जांपल क्यों दिया? जब हम गुलाम थे, क्या कोई देश हमारी मदद करने आया था? मैं एक बात आपको आज समझाना चाहता हूं यहां पर, जब हम लोग गुलाम थे, क्या किसी देश ने भारत में आके इंडस्ट्री लगाई? आप बताओ बच्चों, जब हम लोग गुलाम थे क्या कोई आया भारत में इंडस्ट्री लगाने के लिए? क्या कोई आया पैसा लगाने के लिए? नहीं। और जैसे ही हम लोग आजाद हुए, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन भी सब लोग आ गए, चलो ठीक है हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। हम जब तक क्यों नहीं आए थे? क्यों? जब तक हम गुलाम थे, जब तक हमारे पास पैसा नहीं था। और जैसे ही हम गुलामी की जंजीरों से बाहर निकले, बच्चों सारे लोग आ गए, जर्मनी आ गया, ब्रिटेन आ गया, रूस आ गया, फ्रांस आ गया। वो कहने लगे चलो ठीक है हम तुम्हारे साथ क्या करने के लिए तैयार हैं? हम तुम्हारे साथ उद्योग लगाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यही इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गरीबी में कोई साथ खड़ा नहीं होता है,
गरीबी में अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। हमारा देश गरीब था, हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम था तो कोई दूसरा देश हमारी मदद नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही आजाद हुए तुरंत सब आगे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भारतीयों के साथ हैं। अरे पहले क्यों नहीं आए थे, है ना। और ऐसा आपके यहां पर होता है 110%, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। अब देखो, इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। और दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में जर्मनी मदद कर रहा है, जर्मनी मदद कर रहा है, आपकी रूस मदद कर रहा है, रूस मदद कर रहा है। ये जर्मनी और रूस और ब्रिटेन ये पहले क्यों नहीं आए थे? पहले इसलिए नहीं आए क्योंकि हम गुलाम थे। उनको बता रहे ये लोग तो गुलाम है, ये अपने आजाद नहीं कर पा रहे, इनके यहां पैसा लगाएंगे तो डूब जाएगा। गरीब लोगों को कोई गरीब की मजबूरी नहीं समझता है, और ऐसा हर जगह होता है। अभी आपने देखा कि आप रोहित शर्मा को जानते भी नहीं हो, उसको 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हो गए। मैंने कहा मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तो आपने मुंह बना लिया, नहीं भैया हमारे पास नहीं है। क्यों? आपको पता पवन भैया वापिस करें ना करें, लेकिन रोहित शर्मा तुमको वापिस करेगा, है ना। तो ये बात चलती है बच्चों। ऐसा आपके जो रिलेशन वाले होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे। कसाना बेटा कहां से हो आप? मुझे बार बार आपका नाम लेना पड़ता है। कसाना जी आप कहां से हो? पूनम बिटिया कहां से हो आप? बच्चों एक मिनट, मैं गुड़िया से पूछ रहा हूं कहां से हो गुड़िया आप? जम्मू कश्मीर से? अच्छा राजस्थान से, चलो ठीक है प्यारी बहन। तो एक दिन सब बहनें आना जब रक्षाबंधन का दिन हो, और आकर राखी बांध के जाना। सर आप यूपी से हापुड़ से हो ना? हाँ मैं हापुड़ से हूं प्रिया, मैं तो हापुड़ से हूं। जिस दिन आप सब बहनों का सिलेक्शन हो जाए तो आना और राखी बांध के जाना। मैं आपको एक एक फोन दिलाऊंगा सबको, आईफोन। पैसा आप देना, जगह मैं बताऊंगा कहां से लेना है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए। तो भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए, आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि जितनी भी भाई मुझसे पढ़ते हैं, जितनी बहन मुझसे पढ़ती हैं। और प्रिया आप कहां की रहने वाली बिटिया? आप कहां के रहने वाले हो? रोहित, सुनील बेटा आप कहां के रहने वाले हो? यूपी बिजनौर से, ओके। आपको एक भाई मिल गया। चलो अगला सवाल देखिए। अब देखो दोस्तों, कोई हमारा, अब अमेरिका हमारी मदद कर रहा है, रूस हमारी मदद कर रहा है। हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था 4.5, लेकिन हम लोग अचीव कर पाए थे मेरे प्यारे साथियों क्या, 4.27। मैं इसे लगभग सक्सेस कह सकता हूं, मैं लगभग सक्सेस कह सकता हूं। तो जितने भाई बहन पढ़ रहे हैं सब आना सिलेक्शन के बाद। अगला देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना। बच्चों तीसरी पंचवर्षीय योजना पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना जो पूरी तरीके से फेल हो गई। और तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से क्यों फेल हो गई मेरे प्यारे साथियों, ये बताओ। श्वेता लूनिया मेरी प्यारी बहन, आप बताना मुझे बाद में कहां से आप भी, लेकिन ये बताओ हम क्यों फेल हो गए? इसलिए फेल हो गए बच्चों, हमारे देश पर अटैक हो गए, बड़े बड़े अटैक हो गए। मतलब संस्कृति बहन, अटैक किसने कर दिया? अरे 1962 में बच्चों आप लोगों को ना पता, चाइना ने बेवकूफी करके चाइना पर अटैक कर दिया, और 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया। दो बड़े बड़े अटैक हो गए बच्चों, और अटैक ही कर रहे थे। भारत में अकाल पड़ गया, भारत में सूखा पड़ गया, भारत में भूखमरी फैल गई। बच्चों जब हमारी स्थिति ये रही कि अकाल पड़ गया, भूखा आ गया, पड़ गया, तो बच्चों हम लोग तो सीधी सी बात है यार, हमारा टारगेट था 5.6, लेकिन हम पाए थे 2.5, यानी कि आधे में भी नहीं पहुंच पाए थे। हमें आधे में भी नहीं पहुंच पाए थे बच्चों, ये बात आप याद रखना, ठीक है। गोपाल भाई भैया अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस योजना की विफलता का कारण बच्चों 1962 में चाइना ने युद्ध किया, 1965 में बच्चों पाकिस्तान ने युद्ध किया, और 1965 से लेकर 68 तक भारत में सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। और इस कारण भारत में पहली बार प्लानिंग हॉलीडे आ गया। योगेश इस तरीके से भारत में पहली बार हॉलीडे आ गया, प्लानिंग हॉलीडे, और जो 3 साल तक के लिए चला, 1966 से लेकर और 69 तक। अच्छा एक बात बताओ, 1966 से लेकर 69 तक क्या फिर भारत में पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई? नहीं, फिर भारत में बनी एक वर्षीय योजना। एक वर्षीय योजना भारत में बनी 1966 से लेकर 67 तक, 1 साल की योजना। फिर बनी 1968 से लेकर 1968 तक, फिर बनी 1968 से लेकर 1969 तक। तो भारत में फिर एक एक साल के लिए योजना बनी। कितने साल के लिए? एक एक साल के लिए। अगला देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी का समय। चौथी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी का समय।
अब देखो भैया, चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं तो 1969 से 74 तक है, लेकिन इसके दौरान कुछ अच्छे काम हुए हैं। जैसे कि आपको बता दूं, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। 1969 में 14 बैंकों का क्या किया गया? नेशनलाइजेशन किया गया। 1969 में इसरो की स्थापना की गई। 1969 में ही क्या किया गया? इसरो की स्थापना की गई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी स्थापना की गई थी बच्चों। 1969 में इसरो की स्थापना की गई। 1969 में ही बच्चों किसकी स्थापना की गई? आपकी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और आपको बता दूं, इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और दोस्तों, इस योजना में गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर मामला किया गया। और बच्चों, विकास के साथ साथ, स्थिरता के साथ, विकास के साथ साथ प्रगति पर जोर दिया गया। लेकिन बच्चों, यहां भी हम लोग लगभग पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन पूरा फिर भी हम लोग कहीं पर फेल हुए, कहीं पर पास हुए। क्योंकि हर बार एग्जाम में आप ना तो पास हो सकते हो और ना हर बार पेपर में फेल हो सकते हो। ठीक है, चलिए। हरित क्रांति की अगर मैं शुरुआत की बात करता हूं तो हरित क्रांति भारत में हरित क्रांति 1960 में शुरू हुई थी नॉर्मन बोरलॉग के रूप में, जिसे विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एमएस स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी, जो कि 1966-67 में हुई थी भारत में। अगर इंडिया की बात कर रहा है तो इंडिया में हरित क्रांति 1966 और 1967 में हुई थी। बच्चों, बस आज के लिए इतना ही काफी यार। कुछ एमसीक्यूज करूं आपसे, कुछ एमसीक्यूज पूछूं आपसे। अब देखो हम लोग कितने फेल हुए यार। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, टारगेट 5.6 था, अचीव किया 3.6, अचीव किया 3.6। क्योंकि आपको एमसीक्यूज भी बताने जरूरी है, किस तरीके के एमसीक्यूज आ रहे हैं। अगला देखो बच्चों, पांचवी पंचवर्षीय योजना देखो। पांचवी पंचवर्षीय योजना पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो बच्चों 5 साल चली। कितने साल? 5 साल चली। और बच्चों, इसमें एक नारा दिया गया, गरीबी हटाओ नारा। गरीबी तो हटी, गरीबी हटी या ना हटी? लेकिन बाबू गरीब जरूर हट गए। गरीबी हटी या ना हटी, लेकिन गरीब जरूर हट गए, है ना? तो बाबू आपको मैं बता देना चाहता हूं कुछ एमसीक्यूज आपके सामने। ये देखो, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? बच्चों, अगर मैं पहली पंचवर्षीय योजना की बात करता हूं तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया था सर, दयाराम साहनी नहीं है और गाडगिल नहीं है, हेराल्ड डोमर है। ठीक है, अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था? तो कृषि को डेवलप करना है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना है बच्चों, ये था इनका टारगेट। हम लोग सक्सेस रहे थे, अनसक्सेस रहे थे? पहली पंचवर्षीय योजना में हम लोग सक्सेस रहे थे, अनसक्सेस रहे थे? जरा ये बताओ। अरे जवाब तो दे दिया करो, दिल के टुकड़ों। बस एक बात मुझे बता दो, ये किताब आप सबके पास है या नहीं है? ये किताब आप सबके पास है? यस या नो में मुझे जवाब चाहिए, बोलो भैया। ये किताब आप सबके पास है या नहीं है? बच्चों, आपका कोई भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, उसमें से 40% जीएस इस किताब से आएगी। 40%, 40% इस किताब से। और ये किताब आज ऑफर में मिल रही है बच्चों, जो कल तक आपकी 190 की थी, आज ये किताब आपको 165 रुपए में मिल रही है। तुम्हारे घर पे आएगी ये किताब, तुम्हारे घर पे आएगी किताब। मैं आपका बड़ा भाई हूं, आप लोगों का हमेशा बड़े भाई जैसा आपको गाइडेंस किया है, चाहे लड़की हो या लड़का। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों कि आपके पास ये किताब होनी चाहिए। आपके पेपर में 40 से लेकर 60% तक ये किताब से जीएस मिलेगी आपको। सर ये बाईलैंग्वेज है, आप देख सकते हैं बच्चों, ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, आप लोग देख सकते हो। झारखंड में डिलीवर होगी। ठीक है सुनीता, आपको मैं बता दूं, आप लेना नहीं लेना मेरा टारगेट था आपको बताना बस, कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कब स्थापित किए गए? तो ये भी पहले में ही हुआ था बच्चों। अगला देखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? मनीषा बेटा, आप
आपको बार बार गुड़िया बोलता हूं, आपसे कह रहा हूं कि ये किताब बहुत अच्छी है, आप फिर भी मुझसे वही वाली बात करती हो कि भैया ले ना ले, ये अच्छी वो अच्छी। भाई बोला इतना ट्रस्ट करो, आपको जो बताऊंगा सच्चा बढ़िया बताऊंगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, दूसरी पंचवर्षीय योजना भारत में 61 से लेकर 66 तक नहीं 56 से लेकर 61 तक रही थी बच्चों, 56 से लेकर 61 तक। अगला, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी? तो 56 से 61, ठीक है। किस मॉडल पर? तो मॉडल भैया आपका पीसी महालनोबिस मॉडल था, आपका पीसी महालनोबिस मॉडल था बाबू। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था? अब आप आराम से बता सकते हो क्या टारगेट था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था? अब आप बहुत प्यार से बता सकते हो। सर जी बिल्कुल बता देंगे, पहली का ये था, दूसरी का ये था, तीसरी का ये था, बस बात खत्म। बता दिया आराम से, नहीं? अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो तीसरी चली थी बच्चों 61 से लेकर 66 तक। और पहली पंचवर्षीय योजना जो पूरी तरीके से फेल रही, पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना जो पूरी तरीके से अनसक्सेस रही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, तीसरी पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था? उड़ीसा में आएगी, बिल्कुल आएगी बेटा धीरज, उड़ीसा में भी आएगी बच्चों। ये था आपका आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग को डेवलप करना। अगला पॉइंट, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन स्टील फैक्ट्री की स्थापना की गई थी? तो ये काम भी तीसरी में ही हुआ था बाबू। अगला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? मैंने अभी आपको बताया कि हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। और 66-67 में कौन सी चल रही थी? 66-66 में, बस तीसरी, है ना? अगला देखिए, जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव किस पंचवर्षीय योजना में हुए? तो सर जी वो भी आपके तीसरी में हुए। अगला देखो, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? बन रहे सारे सवाल या नहीं बन रहे? किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो सर वो भी तीसरी। कारण दो देश, 1962 चाइना, 1965 पाकिस्तान। अगला देखिए बच्चों, 3 साल का जो योजना अवकाश रहा वो किस पंचवर्षीय योजना के बाद रहा? तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर वो रहा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आज का लास्ट सवाल जो तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, बच्चों ये बताओ कि थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यूज करने में मजा आया कि नहीं आया? थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यूज अगर आपने करे तो मजा आया कि नहीं आया? आज का टॉपिक एकदम क्रिस्टल तरीके से कितने बच्चों का क्लियर हुआ कि गुरुजी मजा ही आ गया आज तो टॉपिक में? कितने बच्चों का टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया? दोस्तों मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा जब तक आपका पेपर होगा, है ना? लेकिन आज वास्तविकता ये उन बच्चों के से मैं कहना चाहूंगा जो मुझे अपना बड़ा भाई जैसा मानते हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे बड़े भाई जैसा प्यार दिया है और जो मुझसे हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि पवन सर हमें एक बड़े भाई जैसा प्यार देते रहे। मैं चाहता हूं कि ये किताब हर बच्चे के पास होनी चाहिए। मैं चाहता हूं आप सभी के पास में ये किताब होनी चाहिए दोस्तों। और इसलिए जरूरी है ये किताब क्योंकि आपके पेपर में यहां से 60% जीएस, 40 से 60% जीएस आएगी। मतलब 40 से 50-60% जीएस आपकी इसी किताब से आएगी, 40 से 50%। और बताओ मैं भगवान तो नहीं हूं सीना चीर के आपको दिखा दूं, लेकिन बच्चों ये किताब आप सबके पास होनी चाहिए। मैं आपको अपना मान के बात बता रहा हूं बच्चों, वरना जरूरी नहीं है। ये किताब टॉपिक वाइज है, ये किताब टॉपिक वाइज है। जो बच्चा इस किताब के साथ जुड़ना चाहता है आज एक बार कूपन कोड Y367S लिख दो। जो बच्चा इस किताब के साथ जुड़ना चाहता है Y367S लिख दो। ये आपको बच्चों में बताऊंगा कैसे मिलेगी। अभी आप लोगों को ऑर्डर करनी है, कैसे करनी है ये मैं बताऊंगा। कूपन कोड आपने ये वाला लगाना है Y367S, Y367S। आपकी जीएस की टेंशन खत्म, मेरे ऊपर छोड़ दो। इसमें थ्योरी और वन लाइनर दोनों है, इसमें थ्योरी और वन लाइनर दोनों है। आपको मिलेगी कैसे? आपको क्या करना है देखो बच्चों, अगर आपके पास पहली है तो कोई दिक्कत नहीं है,
नहीं है तो ये तो उन बच्चों के लिए है, आपको मिलेगी कहां? कुछ नहीं करना बच्चों, गूगल पे जाना, यहां लिखो अड्डा 24/7, गूगल पे जाइए, अड्डा 24/7 लिखिए, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है और आपके पास तो ऐप है, सीधा ऐप पे पहुंचो ना, उड़ीसा में आएगी। ठीक है पूनम, फिर मत लेना, ऑल कोर्स पे आ जाओ। ऑल कोर्स पे आने के बाद आप यहाँ एसएससी पे आ जाना, सीएचएसएल पर, एसएससी एमटीएस जो भी तुम्हारा मन करे आप उसे ओपन कर लो। आपको सर मैं तो एमटीएस को ओपन करूंगा, कर लो एमटीएस ओपन। एमटीएस ओपन करोगे, बुक वाले सेक्शन पर आ जाना, बुक वाले सेक्शन पे जैसे आओगे तो ये मिल जाएगी आपको। यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे ही आपको ये मिलेगी, यहाँ बाई नाउ पे जाना और बाई नाउ पे जाने के बाद कूपन कोड लगाना Y367S। जो बच्चे इस किताब को परचेज करेंगे तो आज आपको ये किताब मात्र 165 में मिल जाएगी। एक बार कमेंट कर दीजिएगा, 1 लिख दो जो बच्चे आज इस तरीके से इस किताब के साथ जुड़ना चाहते हैं। जो बच्चे इस किताब के साथ जुड़ना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा 1, सिर्फ 1। आज जो बच्चा जुड़ेगा, क्योंकि कल से मैं इस किताब का आपको काम याद करने के लिए दूंगा कि भाई पहला पॉइंट आप याद करो, दूसरा आप याद करो, मैं कल से आपको ये पॉइंट याद करने के लिए दूंगा। आर यू रेडी? ये आपको बाइलैंग्वेज मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगी बच्चों। तो क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, मैं आप सबके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय। आज जाके इसे ऑर्डर कर लेना, 8 दिन में तुम्हारे घर आ जाएगी, आ जाएगी कटक, कोई दिक्कत नहीं है। कर दो भैया, बुक ऑर्डर कर दो जल्दी जाके फटाफट। ठीक है भैया, करो और मुझे बताओ क्लास कैसी लगी। बाय बाय बच्चों, थैंक यू सो मच।